छात्रों, आज हम आपके समक्ष हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के मर्म स्पर्शी विरह काव्य पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न ठहरता है और कई रूपों में इसको पूछा भी जाता है। जायसी की विरह वर्णन में स्वाभाविकता और मर्म स्पर्शता का अपूर्व योग है। जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। जायसी का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। जैसे कई प्रकार से इस प्रश्न को परीक्षाओं में पूछा जाता रहा। तो आज हम उनके काव्य में निहित विरह वेदना को समझेंगे। क्योंकि जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और सूफी काव्य धारा में विरह को ईश्वर को पाने का एक सोपान माना जाता है। क्योंकि सूफी कवि रूमी ने लिखा है, विरह ईश्वर के प्रेम को पाने का एक सोपान है। और प्रायः सभी सूफी कवियों ने विरह के मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। जायसी के पद्मावत में राजा रत्न सेन और पद्मावती और नागमती की विरह की अनुभूतियों का अंकन किया गया है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल निधि माना जाता है। तो जायसी जी के विरह वर्णन की विशेषताओं को हम प्रस्तुत
बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है कि रस शास्त्र की दृष्टि से शास्त्रीय दृष्टि से विरह वर्णन वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। पद्मावत में वियोग श्रृंगार के अंतर्गत नागमती को आशय राजा रत्नसेन को आलंबन, राजा रत्नसेन का पद्मावती से मिलन व 12 मास आदि उद्दीपन और नागमती का प्रलाप अनुभाव कहलाता है। अब हम वियोग के विभिन्न रूपों को देखेंगे कि पद्मावत में वियोग के कौन कौन से रूप देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वियोग का पूर्व राग रूप भी देखने को मिलता है, जब नायक नायिका एक दूसरे के रूप गुण के श्रवण, चित्र, दर्शन, स्वप्न आदि से विरह की अनुभूति में डूब जाते हैं। तो ऐसे विरह को पूर्व रागजन्य विरह कहा जाता है। राजा रत्नसेन नागमती का पति है, लेकिन हीरामन तोते से पद्मावती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनते ही उसके प्रेम में डूब जाता है और यहाँ तक कि मूर्छित भी हो जाता है कि सुनत ही राजा गा मूर्छाई, जानो लहर सूरज के आए। इसी प्रकार से मान के भी दो भेद हैं, प्राप्तिजन्य मान और ईर्षाजन्य मान। पद्मावत में दोनों रूप में उपलब्ध हैं। प्राप्तिजन्य मान प्रदर्शन के संबंध में उस स्थल को याद करें जब सिंघल द्वीप से लौटने पर राजा रत्नसेन नागमती से मिलने आता है। नागमती प्रिय के आने से प्रसन्न है कि उसका पति पद्मावती को पा जाने पर भी उसे भुला नहीं पाया, पर वह मान प्रदर्शित करती है। नागमती से मिलने के उपरांत जब रत्नसेन पद्मावती से मिलने जाता है तो वह उल्हाना देती है और मान प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से वियोग जो है मान के रूप में भी प्रकट हुआ है। इसी प्रकार से प्रवास, करुण आदि रूप भी वियोग के ही अनेक रूप हैं। अब हम 12 मासा और नागमती की बात करते हैं कि 12 मासा के अंतर्गत नागमती का विरह वर्णन बहुत ही मर्मस्पर्शी है। पद्मावती के वियोग में पागल रत्नसेन सिंघल द्वीप चला गया और महल में नागमती उसके विरह में उन्मत्त है। रत्नसेन की स्मृति में नागमती अपने वियोग को 12 महीने तक व्यक्त करती है। विरह की विभिन्न दशाएं
विरह की विभिन्न दशाएं मानी गई हैं, जिनमें से अभिलाषा और मरण का अंकन इसमें हुआ है। इसके बाद उदारता और गरिमा की यदि बात करें तो नागमती राजा रत्रसेन की पहली पत्नी है। उसमें स्वाभाविक रूप से बड़प्पन और गरिमा है। वह भारतीय संस्कृति के आदर्शों से युक्त वह पतिव्रता है और वह नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उसके पति को कष्ट उठाना पड़े। उसके सुख में ही अपना सुख मानती है। व्यापकता और मार्मिकता जायसी का विरह वर्णन किसी व्यक्ति विशेष अथवा स्थान विशेष तक सीमित नहीं, अपितु सर्वव्यापक है। आपके काव्य में प्रकृति का संवेदनात्मक रूप देखने को मिलता है। नागमती के विरह वर्णन में प्रकृति स्वयं संवेदनशील हो जाती है। उसका दुख देखकर पलाश पत्तों रहित हो जाता है और टेसू के वन लाल हो जाते हैं। तो ये प्रकृति का संवेदनात्मक रूप भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही ऊहात्मक व्यंजना भी देखने को मिलती है। जायसी के विरह वर्णन में अतिशयोक्ति की अतिशयता भी देखने को मिलती है। नागमती के विरह संदेश को सुनकर पक्षी जलने लगते हैं और वृक्ष अपने पत्ते गिराने लगते हैं। तो इस प्रकार से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जायसी के विरह वर्णन का सांगोपांग मार्मिक विवेचन किया है और नागमती का विरह वर्णन तो हिंदी साहित्य का अद्वितीय विरह वर्णन है। वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद छात्र।